नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंसवाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 4 अक्टूबर 2023 और इस दिन का करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बीच में ये जो एक सप्ताह का गैप हुआ फ्रेंड्स, उस क्वेश्चंस को भी हम लोग इसमें कवर अप करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि हमारा जो ये तबीयत है वो थोड़ा ख़राब हो गया था, टाइफाइड हो गया था, जिसके कारण हम आप लोग के समक्ष वीडियो नहीं ला पा रहे थे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग सपोर्ट करेंगे हमारा और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उस सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स आपको बहुत ही अति महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए बहुत ही कम समय में हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर आप वो APJ अब्दुल कलाम की पंक्ति हैं कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूर्य के जैसा पहले तपना भी पड़ेगा, कि वो कितना बड़ा आग के जैसा। तो वही है कि हम लोग को भी मेहनत, अपना वो लगन से मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कहीं ना कहीं एक दिन साइन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2023 कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2023 सेलिब्रेटेड? ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 3 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 4 अक्टूबर। तो देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2023 जो है ये 1 अक्टूबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब इसके द्वारा देखिए, इसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो वृद्धजन दिवस है वो 1 अक्टूबर को मनाया गया। यह दिन समाज में वृद्ध लोगों के योगदान पर प्रकाश डालता है और वृद्धजन वर्तमान सदी में उम्र बढ़ने के अवसरों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। ठीक है, 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है, 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में नामित किया था। ठीक है, 1991 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वृद्धजन व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों का वो उसको भी अपनाया था। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। 2023 की थीम क्या है? तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के वादों को पूरा करना और पीढ़ियों तक। ठीक है, ये है 2023 की थीम। दुनिया भर में 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या दोगुनी से अधिक होने का अनुमान है, जो 2021 में 761 मिलियन से बढ़कर 2050 में 1.6 बिलियन हो जाएगा। ठीक है, 2021 में दुनिया भर में 10 में से एक व्यक्ति की उम्र 65 या उससे अधिक थी, लेकिन यही 2050 में वैश्विक स्तर पर 6 में से एक व्यक्ति के लिए यह आयु वर्ग होने का अनुमान लगाया जा रहा है। महिलाओं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती है और इस प्रकार उनमें वृद्ध व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सा ये वाला है। इंग्लिश में इसका थीम देख लीजिए। थीम 2023 जो है, फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर द ओल्डर पर्सन अक्रॉस जनरेशन। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। इतना बड़ा थीम एक्चुअली में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कहीं अगर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? तो ये जो कार्यक्रम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बाय विच यूनियन मिनिस्टर? ऑप्शन नंबर ए अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर बी श्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर सी RK सिंह, ऑप्शन नंबर डी अमित शाह। तो देखिए, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री भी हैं, उनके द्वारा CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम है, इसे अहमदाबाद में लॉन्च किया गया है। इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CRIII फॉर गुड लॉन्च किया है। ये लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। एक नया ऑनलाइन जीवित कौशल सीखने का भी मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल है। ये कार्यक्रम का जो शुभारंभ है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया था।
ठीक है। और इसमें इसमें क्या है, इस कार्यक्रम को कौन कौन किया, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है, यूनिसेफ और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसी, ठीक है, इन तीनों के सहयोग से इस कार्यक्रम को किया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी, यूनिसेफ और उसके बाद क्रिक फोर की गुड पहल की सेलिब्रिटी में इसमें शामिल कौन थी, तो स्मृति मांधाना शामिल थी, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि इंडियन क्रिकेटर है, इसे भी याद कर लीजिएगा। उन्होंने स्टेडियम में 1000 से अधिक लड़की स्कूली बच्चों के साथ CRI फॉर गुड का पहल मॉड्यूल का मतलब पहला शिक्षण मॉड्यूल का साझा किया है उन लड़कों लोग के साथ, लड़कियों लोग को भी साथ, ठीक है। मॉड्यूल आवश्यक जीवन कौशल और लैंगिक समानता के बारे में बात करने के लिए क्रिकेट की शक्ति का उपयोग करते समय यह बताया है, ठीक है। ये जो कार्यक्रम है ये क्रिकेट आधारित एनिमेशन फिल्मों की एक श्रृंखला है, इसे भी याद कर लीजिएगा। क्रिकेट आधारित एनिमेशन फिल्मों की एक श्रृंखला है। कार्यक्रम को 3 भाषाओं में बांटा गया है, अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती। निःशुल्क एक्सेस किया जाएगा यानी कि फ्री एक्सेस सभी के लिए है। 8 मॉड्यूल के विषय नेतृत्व, समस्या समाधान, आत्मविश्वास, निर्णय लेना, बातचीत, सहानुभूति, टीम वर्क कैसे करता है, लक्ष्य निर्धारण, ये सब सारा चीज़ इसमें सिखाया जाएगा इसके माध्यम से, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। इसमें स्मृति मंधाना भी भाग ली थी, जो कि भारत की तरफ से क्रिकेटर हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 2023 के लिए कांतार ब्रांड्स टॉप 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में किस कंपनी ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो देखिए कांतार ब्रांड्स टॉप 75 ये रिपोर्ट है, इसमें किस भारतीय ब्रांड कंपनी मतलब वो शीर्ष स्थान पर रहा है, टॉप स्थान पर 2023 में। ऑप्शन नंबर ए TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन नंबर सी इंफोसिस, ऑप्शन नंबर डी HDFC बैंक। तो ये पहला आंसर सही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लगातार ये आपका पिछला साल भी टॉप पे था और इस बार भी टॉप भारतीय ब्रांड में मूल्यवान में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है, इसे भी याद कर ले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 2023 के लिए कांतार ब्रांड्स शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड्स रिपोर्ट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, ठीक है। इसकी ब्रांड वैल्यू 43 अरब डॉलर है। भारत के शीर्ष 75 ब्रांडों का संयुक्त ब्रांड मूल्य, इसका जो ब्रांड मूल्य कितना है, 379 मिलियन डॉलर है। यह 2022 से 4% की गिरावट दर्ज की है, इसे भी याद कर लीजिएगा। HDFC बैंक दूसरे नंबर पर है, इंफोसिस और एयरटेल ये तीसरे चौथे नंबर पर अपने जगह बनाया हुआ है। एक चीज़ और है कि इसमें जो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये टॉप 5 में शामिल हो गया है। 2023 में भारतीय ब्रांड रैंकिंग में 4 नए जोड़े गए हैं, वे हैं फ़ोनपे यानी कि 21वां स्थान पर है, क्रेड, शेयर चैट और स्टार वन, ये जो है ये 4 और नए जोड़े गए हैं इसमें, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक ऑटोमोटिव श्रेणी में इस रैंकिंग में 2 सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई कंपनियां TVS और महिंद्रा शामिल है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ये कैटेगरी वाइज आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑटोमेटिक श्रेणी में यानी कि ऑटोमोबाइल श्रेणी में कैटेगरी में कौन सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली 2 कंपनियां हैं, तो TVS है और महिंद्रा है। साल 2023 में भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की 10वीं रैंकिंग है, ठीक है। यह रैंकिंग 1,27,634 से अधिक उत्तरदाताओं की राय पर आधारित है, इसे याद कर लीजिएगा। मतलब ये डेटा है, इतने पे ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड में पहला नंबर TCS, दूसरा HDFC बैंक, तीसरा इंफोसिस, चौथा एयरटेल और 5वां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका ब्रांड वैल्यू भी इतना दिया हुआ है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। कौन सा कंपनी, जैसे एयरटेल है ये टेलीकॉम सर्विस है, टेलीकॉम प्रोवाइडर है ना। और ये सब बिजनेस टेक एंड सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, फाइनेंशियल बैंक है तो फाइनेंशियल सर्विसेज होगा, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में विश्व पारेवास दिवस 2023 कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड हैबिटेट डे 2023 सेलिब्रेटेड? ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 3 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 4 अक्टूबर। तो ये जो है 2 अक्टूबर को मनाया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2023। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, हर साल 2 अक्टूबर, मतलब ये अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला सोमवार इस बार 2 तारीख को था, इसलिए 2 तारीख को मनाया गया है। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पारेवास दिवस के रूप में नामित किया है। यह पहली बार 1996 में नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है, वहाँ पे मनाया गया था, और उस बार की थीम जो था, आश्रय मेरा अधिकार है, ये थीम था। ठीक है, और 2023 की थीम जो है, लचीला शहरी अर्थव्यवस्थाएं, विकास और पूर्ण प्राप्ति के चालन के रूप में शहर, ये है 2023 का थीम, इसे याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस वर्ष वैश्विक समारोह का मेज़बान जो देश है वो क्या है? अजरबैजान है, इसका होस्ट करता है, और ये SDG 11 है, इसे भी याद कर लीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, टिकाऊ शहर और समुदाय, ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला जो 1986 में था, शेल्टर इज़ माई राइट, ये उसका क्या था? थीम था। और 2023 का थीम क्या है इंग्लिश में? रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमिक्स, सिटीज़ एज ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी, इसे भी याद कर लीजिएगा। ग्लोबल ऑब्जर्वेंस कौन है? तो अजरबैजान है होस्ट कंट्री, और SDG 11 नंबर सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ये है आपका SDG नंबर 11, इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो आपको जैसे मालूम होगा, ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में मणिपुर में हिंसा झड़प बहुत सारा हुआ, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत सारे घर, मतलब लोग जो है वो बेघर हो गए, बहुत सारे लोगों का घर जल गया। तो ऐसे में जो राहत शिविर में रह रहे हैं उन लोगों के लिए मणिपुर सरकार एक मुफ्त फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी कि एक वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मणिपुर, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मणिपुर सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता देने की जो वितरित किया है। ठीक है, इसमें क्या है कि राहत शिविर में रहने वाले श्रमिक कार्ड धारक, जो श्रमिक कार्ड धारक है, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए यह योजना बनाई गई है, और इसमें मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 5,000 रुपये प्रति लाभार्थी को देने का फैसला लिया है और दिया है। ठीक है, भारत सरकार ने राहत शिविर में रह रहे श्रमिक कार्ड धारकों को, बच्चों को पढ़ाई के लिए 5,000 रुपये दिया है। ठीक है, ये सरकार के द्वारा। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का घर जल गए हैं, सरकार उनका घर भी बनाएगी, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों का घर हिंसा में नहीं जले हैं, ज़मींदोज़ नहीं हुए हैं, उन लोगों को अपना जो है वो अब खुद वहाँ पे लौट जाने के लिए कहा गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेघर हो गए, राज्य भर में 12,694 विस्थापित हुए हैं। ठीक है, माइग्रेंट हो गए हैं। ठीक है, और वो शिविरों में रह रहे हैं। ठीक है, जिसमें से 100 गंभीर रूप में से सब ये जो है सदमे में हैं। ऐसे बच्चे जो मतलब माइग्रेंट हो गए हैं, वैसे उनमें से 100 ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सदमे में हैं, और उन लोगों को लिए परामर्श के लिए आवश्यकता की ज़रूरत है, यानी कि उसका ये काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जातीय हिंसा और विभिन्न समुदाय में 50,650 पुरुष, महिलाएं और बच्चे विस्थापित हुए हैं। 350 शिविर केंद्रों में ये लोग रह रहे हैं। और कई बार तो ऐसा ये भी रिपोर्ट में आया है कि 12,000 से ज़्यादा लोग जो है वो मिज़ोरम में जाके शरण लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा ही एक टेंशन का विषय है फ्रेंड्स, इसे भी याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। कहीं मतलब ये मणिपुर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है, एग्ज़ाम्स में आता भी है। ठीक है, मणिपुर। ठीक है, यहीं पे डांसिंग डियर भी है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर लगाया गया कितना % GST 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है? यानी कि अब 1 अक्टूबर से जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म हैं उस पर आपको
कितना % GST देना पड़ेगा 1 अक्टूबर से, है ना। ऑप्शन नंबर ए 17%, ऑप्शन नंबर बी 22%, ऑप्शन नंबर सी 28%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 28% जो है वो अब आपको गेमिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म है, कैसीनो है, लॉटरी है, वो सारे पे 28% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और ये 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% GST 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गया। सरकार ने सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, घुड़दौड़, लॉटरी, ये सब पे 28% फीसदी फिक्स कर दिया है। और ये 91वां जो GST काउंसिल हुआ था उस बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। अब काउंसिल जो GST काउंसिल है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमेशा वित्त मंत्री होते हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, जो कि अभी निर्मला सीतारमण है, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने 1 अक्टूबर से दाव के पूर्ण मूल्य पर जो 28% GST चुकाने के लिए बोला है गया है। और ऐसे में जिनका अभी सबको शोकॉज नोटिस भी गया है कि अभी आप लोगों ने क्यों नहीं GST लौटाया है, इसके लिए भी सारे के पास शोकॉज गया है, ठीक है। देखिए हॉर्स रेसिंग मामले में सट्टेबाज या टोटलाइजर द्वारा लगाए गए दांव पे के जो मूल्य है उस पर ये टैक्स लगेगा, ठीक है। जितने भी आपको ऑनलाइन जैसे विंजो गेम है, सब सारे चीज़ पे 28% GST लगेगा, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए 28% GST कानून लागू करने के लिए एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 लागू किए गए हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब अधिसूचना में मूल्यांकन के लिए मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। ड्रीम 11, ठीक है ना, ड्रीम 11 जैसा फैंटेसी गेम है, ठीक है, विंजो गेम है, ये सब क्या है, लूडो, ये सब क्या है, सब ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जितने भी है सब पे 28% लगेगा, जहाँ से आप वित्तीय इनकम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। CBDT अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता का कार्यकाल जो है ये कब तक बढ़ा दिया है। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जो चेयरमैन है ये अभी कौन है, नितिन गुप्ता है। और इनका जो टेन्योर है ये कितने साल तक बढ़ा दिया है, कौन सा साल के लिए तक बढ़ा दिया। ऑप्शन नंबर है 2024 तक, ऑप्शन नंबर बी 2026 तक, ऑप्शन नंबर सी 2028 तक, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये 2024 तक इनका कार्यकाल, 30 सितंबर का इनका रिटायरमेंट था, लेकिन CBDT मतलब जो अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल है ये 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर यानी कि CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता का कार्यकाल 30 जून 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने CBDT अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता को पूर्ण नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह 30 सितंबर को मतलब रिटायर होने वाले थे। यह आयकर विभाग में 1986 बैच के IRS अधिकारी भी हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, 1986 बैच के, ठीक है, नितिन गुप्ता। सरकारी अधिसूचना के अनुसार नितिन गुप्ता की सेवा अवधि को अनुबंध आधार पर बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी कि CBDT ये है क्या, तो ये केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह आयकर विभाग का प्रशासनिक निकाय है, ठीक है। यह व्यक्तिगत आयकर, कॉरपोरेट कर इत्यादि जैसे प्रत्यक्ष करों से लगाने और संग्रह से संबंधित मामलों में संबंधित है। CBDT का अध्यक्ष हमेशा जो हेड है, CBDT का हेड जो है वो हमेशा आपको क्या बोलते हैं, एक चेयरमैन के द्वारा किया जाता है, जिसमें 6 सदस्य होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। हाल ही में राज्य सरकार ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि IREDA को अधिसूची ए में CPSE में अपग्रेड किया है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी किस प्रकार की कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए मिनी रत्न, ऑप्शन नंबर बी नवरत्न, ऑप्शन नंबर सी महारत्न, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है भारतीय नवीकरणीय
ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जो है ये मिनी रत्न कंपनी है और इसको अपग्रेड करने का बात किया गया है। तो अब इसको शेड्यूल ए में इसको डाला गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अभी ये मिनी रत्न कंपनी है, लेकिन जब ये शेड्यूल ए में आ गया तो इसको नवरत्न बनने में बहुत ही मदद मिलेगा और बहुत जल्द ये नवरत्न कंपनी बन के आ जाएगा, ठीक है। भारत सरकार ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को अधिसूचित ए में यानी कि शेड्यूल ए में सीपीएससी में अपग्रेड कर दिया है। आईआरईडीए की अधिसूची बी श्रेणी से अधिसूची ए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएससी में अपग्रेड किया गया है। यह परिवर्तन आईडीआई के लिए मिनी रत्न से नवरत्न में बदलना संभव बनाता है। यानी कि अब ये परिवर्तन जो हो चुका है, मतलब शेड्यूल ए में आ गया है, तो इससे क्या होगा कि मिनी रत्न से अब ये नवरत्न हो पाएगा, ठीक है। आईआरडीआई का नवरत्न कंपनी में उन्नयन इसी बढ़ी हुई वित्तीय स्वायत्तता प्रदान कर सकता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। अगर ये नवरत्न हो गया तो इसका जो है वित्तीय स्वायत्तता है ये मिल सकता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना। नवरत्न का दर्जा रखने वाली कंपनियों को आहट प्राप्त करने के लिए अधिसूचित ए स्थिति वाली मिनी रत्न श्रेणी 1 फर्म होनी चाहिए, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस महीने की शुरुआत में आईआरईडीए ने अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से धन जुटाने के लिए सेबी के साथ अपना ड्राफ्ट रेटिंग हेयरिंग प्रोस्पेक्टस दायर किया था, ठीक है। 21 अगस्त 2023 तक कंपनी ने 3137 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी वित्त पोषित किया था। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण यानी कि विकास एजेंसी ये है क्या? तो ये एक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न कंपनी है, इसे भी याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है और ये कब बना था? तो 1987 में, इसे भी याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। मिनी रत्न है लेकिन नवरत्न बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए श्याम सुंदर, ऑप्शन नंबर बी बनमाली अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी विजय सिंह, ऑप्शन नंबर डी अमन बर्नवाल। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है बनमाली अग्रवाल को टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब ये देखिए टाटा जो एडवांस सिस्टम है ये क्या काम करता है? तो ये भी टाटा जो ग्रुप है टाटा सन्स है उसका ही एक कंपनी है, लेकिन ये इसमें क्या करता है कि सेना से रिलेटेड, अच्छा बाद में आते हैं, लेकिन ये विजय सिंह के स्थान पर इनका चेयरमैन पर नियुक्ति हुआ है। टाटा एडवांस सिस्टम आज भारत में रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी गतिशीलता कंपनी है, यानी कि ये रक्षा क्षेत्र में काम करने वाला कंपनी है, इसे भी याद कर लीजिएगा। यह एक भारतीय एरोस्पेस विनिर्माण, सैन्य इंजीनियरिंग और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है, ठीक है। एरोस्पेस, ठीक है, जैसे गरुड़ है ना एरोस्पेस जो कि बेंगलोर में स्थित है, उसी प्रकार से ये टाटा एडवांस सिस्टम है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ये टाटा सन्स का ही है, इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी बरमाली अग्रवाल को नियुक्त किया गया है चेयरमैन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी उसका सही आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2023, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2023, यानी कि इसमें हम लोग इस वीडियो में 3 दिवस पढ़ लिए, ठीक है। पहले वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2023। ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 3 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 4 अक्टूबर। तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2023 ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। हर एक साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी यानी कि राष्ट्रपिता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2023 का थीम क्या है? हिंसा को ना कहें, ये इस बार का थीम है, ये इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में नामित किया था, ठीक है। अहिंसा का सिद्धांत जिसे
अहिंसक प्रतिरोध के रूप में भी जाना जाता है, सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए शारीरिक हिंसा को उपयोग को स्वीकार करता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब भारत में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। यह सत्याग्रह और अहिंसा के प्रबल अनुयायी थे। ठीक है, इनकी जो प्रमुख उल्लेखनीय कृतियां हैं, जिनमें से हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हरिजन यानी कि गुजरात समाचार पत्र, गुजराती समाचार पत्र, यंग इंडिया अंग्रेजी समाचार पत्र। उन्होंने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन किया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में किया गया था। और पूना पैक्ट भी हुआ था, आपको मालूम हो तो, यरवदा जेल में। ठीक है, पूना पैक्ट ये भी इसी साल हुआ था, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टाइम्स मैगजीन में 1930 में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर से नामित किया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ ली, मतलब ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है पूना पैक्ट के बारे में, ये सब। ठीक है, चलिए, सत्याग्रह जो है, दांडी मार्च, दांडी यात्रा, आपको मालूम होगा, नमक तोड़ो आंदोलन, ये भी गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी तथा भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी पीएम मोदी, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो ये देखिए, यहाँ पे भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी तथा भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है, ये इसका जो शुभारंभ है, ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया, और इसका शुभारंभ 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक हुआ, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसे भी याद कर लीजिएगा, 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन था ये। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त रूप से शिक्षा मंत्रालय था, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी कि एमएसएमई था, और उनके घटक संस्थानों के द्वारा इसमें काम किया गया। जैसे यूजीसी था, अखिल भारतीय तकनीकी परिषद था। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी। ठीक है, उसके साथ साथ और भी था, जैसे कि शिक्षा में एआईसीटीई, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, भारतीय भाषा समिति, ये सब सारे लोग मिल के इसका आयोजन किया था। इसे भी याद कर लीजिएगा। यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं के तकनीकी के रूप में समृद्ध भविष्य की दिशा तय करेगा। ठीक है, सरकार ने प्रसिद्ध तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी महाकवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस को 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का मतलब प्रस्ताव किया है। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भारतीय भाषा उत्सव 28 सितंबर 2023 से 11 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इसे याद कर लीजिएगा। भारतीय भाषा उत्सव 28 सितंबर से लेके 11 दिसंबर 2023 तक मनाया जाएगा। ठीक है, भारतीय भाषा उत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित शिखर सम्मेलन में 3 महत्वपूर्ण विषयगत सत्र शामिल होंगे: भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी, भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी। इसे भी याद कर लीजिएगा। ये 3 चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पूछ सकता है ना। चलिए, यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में इसको देख लीजिए। यहाँ पे टेक्नोलॉजी फॉर द भारतीय लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी इन भारतीय लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी थ्रू भारतीय लैंग्वेज, इसे भी याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में 41 पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किसने प्रदान किया है? रिसेंटली हु प्रेजेंटेड नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स टू 41 अवॉर्डीज? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी पीएम मोदी, ऑप्शन नंबर सी अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है, ये 41
पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 41 ये विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए हैं। वर्ष 2021-22 के लिए पुरस्कार 19 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति भवन में दिया गया था, जिसमें से डॉक्टर रामवीर चौहान, डॉक्टर मिताली कथकटिया, डॉक्टर रंजना शर्मा, डॉक्टर मलियत सिंह, डॉक्टर राघवेंद्र आर, डॉक्टर एस लक्ष्मी, ये सब सारे लोग शामिल थे। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना 1969 में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पर की गई है, इसे भी याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं एनएसएस एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। एनएसएस ये योजना है क्या, ये अवार्ड का नाम भी है। तो इसका उद्देश्य स्वैच्छिक समुदाय सेवा के माध्यम से छात्र युवाओं को व्यक्तिगत और चरित्र का विकास करना है, ठीक है। एनएसएस का आदर्श वाक्य है मैं नहीं बल्कि आप, ये आदर्श वाक्य है, इसे याद कर लीजिएगा। एनएसएस पुरस्कार, यह पुरस्कार की स्थापना केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा की गई थी। पुरस्कारों की स्थापना 1993-94 में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत रजत जयंती वर्ष पर की गई थी। इन्हें हर साल एनएसएस स्वयंसेवकों, कार्यक्रम अधिकारों, एनएसएस इकाइयों और विश्वविद्यालय +2 परिषदों को उनकी स्वच्छता सेवा को मान्यता प्रदान करने के लिए हर साल दिया जाता है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो ये उड़ीसा की रहने वाली है और आदिवासी चेहरा है, ठीक है। इनका जो जन्म है ये उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ है, ये भी याद कर लीजिएगा। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में 28 सितंबर को 79 वर्ष की आयु में किसका निधन हो गया। तो ये ओबिचुअरी से इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और जितने भी अभी हाल ही में ओबिचुअरीज हैं उसको भी हम लोग इसमें शामिल किए हैं। ऑप्शन नंबर ए अश्विन दानी, ऑप्शन नंबर बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी डेविड मैकुलम, ऑप्शन नंबर डी के.जी. जॉर्ज। तो देखिए ये सारे लोग अभी मतलब निधन कर चुके हैं। अभी जो क्वेश्चंस है ये अश्विन दानी हैं जो कि अभी इनका 28 सितंबर को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब ये है कौन, तो 28 सितंबर को एशियन पेंट्स, जो आप लोग सुने होंगे कि घरों में लगाते हैं ना एशियन पेंट्स, इसके गैर कार्यकारी निदेशक अश्विनी दानी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1968 से दानी कंपनी के साथ थे और कंपनी के तकनीकी उत्कृष्टता की ओर ले जाने में एक मजबूत ताकत थे। एशियन पेंट्स की स्थापना 1942 में की गई थी इनके पिता और अन्य लोगों के साथ। 1970 में यह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए। 1998 से 2009 तक कंपनी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर रहे। 2009 से वह गैर कार्यकारी निदेशक और उपाध्यक्ष के रूप में निदेशक मंडल और कंपनी में बने रहे, ठीक है। इसके साथ साथ 2018 से 2021 के बीच उन्होंने बोर्ड और कंपनी के अध्यक्ष के पद पर भी रहा, ठीक है। एशियन पेंट्स लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय पेंट कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। कंपनी पेंट कॉम्पेट्स कॉस्टिंग्स, घरेलू सजावट से संबंधित उत्पादों, स्नान फिटिंग और संबंधित सेवाएं प्रदान करने के निर्माण, बिक्री और वितरण व्यवसाय में लगी हुई है, इसे भी याद कर लीजिएगा। एशियन पेंट्स के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनका अभी जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और वाइस प्रेसिडेंट इनका निधन हो गया है, इसे याद कर लीजिएगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हाल ही में किनका निधन हो गया, जैसे एम.एस. स्वामीनाथन, तो इनको हरित क्रांति के जनक भी माना जाता है। इनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, अभी रिसेंट घटना है, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश अभिनेता डेविस मैकुलम, जिनको मैन ऑफ क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, द मैन फ्रॉम द अंकल, ये इनका भी 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। ये क्या है, तो ब्रिटिश एक्टर हैं डेविड मैकुलम,
ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम फिल्म मेकर के.जी. जॉर्ज का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीन और प्लस एक 4 ऑब्ituaries हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। 22वें विधि आयोग ने सरकार को पोक्सो अधिनियम के तहत सहमति की उम्र बरकरार रखने की सिफारिश की है। भारत में सहमति की वर्तमान उम्र क्या है, यानी कि कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट भारत में कितना है। 22 लॉ कमीशन रिकमेंडेड गवर्नमेंट टू रिटेन द एज ऑफ कंसेंट अंडर पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट में एज ऑफ कंसेंट कितना है। ऑप्शन नंबर ए 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष। तो ये एज ऑफ कंसेंट जो है ये 18 वर्ष है पोक्सो एक्ट का तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आप लोग सभी जानते हैं पोक्सो एक्ट के बारे में। 22वें विधि आयोग ने सरकार को पोक्सो अधिनियम के तहत सहमति की उम्र बरकरार रखने की सिफारिश की है। ठीक है, 22वें विधि आयोग ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत सहमति की आयु शीर्षकाल वाली रिपोर्ट के कानून मंत्री को सौंप दी है। ठीक है, आयोग के अनुसार सहमति की उम्र कम करने से बाल विवाह और बाल तस्करी के मामलों से लड़ने का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत में सहमति के वर्तमान आयु जो है ये 18 वर्ष है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, आयोग ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए पोक्सो अधिनियम में कुछ बदलाव लाने की भी सिफारिश की है, जहां 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की ओर से कानूनों में सहमति नहीं होने के बावजूद मौन स्वीकृति यानी कि सक्रिय रूप से आपत्ति नहीं है। ठीक है, ऐसा कहा गया है। आयोग ने कहा कि ऐसे मामलों में पोक्सो अधिनियम के तहत आने वाले अन्य मामलों की तरह भी गंभीरता से निपटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आयोग ने FIR के ऑनलाइन पंजीकरण को सक्षम करने के लिए CRPC 1973 की धारा 154 में संशोधन पर भी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है कि यानी कि CRPC की धारा 154 है उसको भी थोड़ा सा उसमें चेंजेस होना चाहिए। ठीक है, आयोग ने सिफारिश की है कि FIR का पंजीकरण चरणबद्ध तरीके से सक्षम किया जाना चाहिए, जिसकी शुरुआत 3 साल तक की कैद की सज़ा और अपराधों की कमी की जाए। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली पोक्सो एक्ट क्या है, इसमें बच्चों लोग को यौन संबंधित जितने भी हिंसा है उससे बचाने के लिए इसको किया जाता है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। ये इंग्लिश वर्जन है फ्रेंड्स, इसे याद कर लीजिएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 14 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए हो, सब एग्ज़ाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आई होप आपको वीडियो और ये हमारा क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा लगता है। जितने भी क्वेश्चंस पीछे हम लोग मिस आउट किए हैं उसे हम लोग आगे के सेशंस में इसको रिकवर करेंगे फ्रेंड्स। तो आप बने रहिए हमारा साथ और हमारा सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।